नया निकासी ऑर्डर और नॉर्थ गजा पर बढ़ती बमबारी एक साल के जंग के बाद इजराइल के फ्रस्ट्रेशन यानी हताशा को साफ दिखाता है। हमास ने आज भी यौम किप्पुर पर इजराइल की तरफ रॉकेट दागे। इजराइल डेडलॉक तोड़ने में कैपेबल नहीं है। नॉर्थ गजा में अभी भी तकरीबन 4 लाख लोग रहते हैं, जहां हमास फिर से उभर रहा है। हमास ने अपने हमले की पहली बरसी पर यानी फर्स्ट एनिवर्सरी पर यानी 7 अक्टूबर को गजा से तेल अवीव की तरफ रॉकेट्स दागे। सोचिए, अगर इजराइल घिरे हुए इलाके में एक साल तक इंटेंस हमलों के बाद भी हमास को रॉकेट दागने से नहीं रोक सका, तो वो हिजबुल्लाह को रॉकेट दागने से कैसे रोक पाएगा। दरअसल ये कॉन्फ्लिक्ट लूप है, यानी कॉन्फ्लिक्ट का चक्र है, जहां कोई भी साइड अपने राइवल को नहीं रोक पा रहा है। इस लूप यानी चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के चलते इजराइल ने एस्केलेशन की सीढ़ी पर चढ़ने का ऑप्शन चुना है। वेस्ट एशिया में 3 टायर वॉर साफ दिख रही है, जिसका कोई एंड गेम नहीं है। जनवरी 2020 की बात है, जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी रात की एक उड़ान से दमिश्क से बगदाद एयरपोर्ट पर उतरे थे। सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर की एक सीक्रेट यूनिट है जो फॉरेन मिशंस को अंजाम देती है। कुद्स का मतलब है जेरूसलम। इस यूनिट का मेन दुश्मन है इजराइल। इराक, लेबनान, फिलिस्तीनी इलाकों और दूसरे विदेशी जगहों पर प्रॉक्सी आर्म्ड ग्रुप्स को कुद्स फोर्स हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग देती है। खैर, उस वक्त सुलेमानी ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी के बाद दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर शख्सियत हुआ करते थे। जैसे ही सुलेमानी का कारवा एयरपोर्ट से निकला, उस पर ड्रोन के जरिए से मिसाइल दागी गई और इस वारदात में वो मारे गए। हालांकि इजराइल ने अपने कट्टर राइवल के लोकेशन के बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई थी, लेकिन हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन अमेरिका का था और इस कत्ल का हुक्म सीधे उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, ना कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। सुलेमानी के कत्ल का जिक्र करते हुए अपने एक बयान में फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाद में कहा था कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि नेतन्याहू ने हमें नीचा दिखाया। एक अलग इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने उम्मीद करी थी कि इस हमले में इजराइल और एक्टिव किरदार निभाएगा और उन्होंने शिकायत करी कि नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका अपने आखिरी सैनिक के बचने तक ईरान के साथ लड़ता रहे। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर कंट्रोवर्सी है, लेकिन उस वक्त माना गया था कि इस कत्ल का सपोर्ट करने वाले नेतन्याहू इस बात से फिक्रमंद थे कि इजरायली सरकार के सीधे शामिल होने से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है और यह हमला या तो सीधे ईरान की तरफ से होगा या फिर लेबनान और फिलिस्तीनी इलाकों में मौजूद इसके प्रॉक्सी हथियारबंद ग्रुप्स की तरफ से होगा। इजराइल और ईरान एक प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों साइड्स इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ये जंग एक लिमिटेड दायरे में ही रहे और दूसरे साइड को बड़े पैमाने पर झगड़े में दाखिल करने के लिए उकसाना नहीं चाहते थे। खैर, इसके महज 4 साल बाद ही इसी साल अप्रैल में वही बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली लड़ाकू विमानों को दमिश्क के डिप्लोमेटिक इलाकों में ईरानी एम्बेसी की इमारत पर हमले का इंस्ट्रक्शन दे दिया, जिसमें ईरान के 2 जनरल मारे गए थे। इसके बाद जुलाई में इजरायली प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फौद शुक्र की हत्या का हुक्म दिया और बेरूत में हुए हवाई हमले में उनकी मौत हुई। बॉब वुडवर्ड की एक नई किताब के मुताबिक मौजूदा अमेरिकी प्रेसिडेंट इस वारदात को लेकर काफी नाराज थे। बॉब वुडवर्ड की इस किताब में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन नाराज थे कि जिस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए वो व्हाइट हाउस में महीनों से कोशिश कर रहे थे, इजरायली प्रधानमंत्री उसे भड़काने में लगे हुए थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर यह नजरिया बढ़ता जा रहा है कि आप रोग स्टेट्स यानी दुष्ट राज हैं, विकेट लोग हैं। खैर, इन 2 चीजों में जो सबसे डिसाइडिंग मोड रहा वो 7 अक्टूबर 2023 की वारदात थी, जो कि इजराइल के इतिहास में सबसे खून खराबे वाला दिन था। उसने इजराइल की सियासी, फौजी और इंटेलिजेंस नाकामी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोनों ही रुख में बस ये सिमिलरिटी है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं मानी
ये दोनों ही मामले इस बात को समझने में मदद करते हैं कि किस तरह इजराइल अपने मौजूदा जंग को आगे बढ़ा रहा है। लेबनान पर इजराइल के जमीनी हमले के 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, जबकि फिलिस्तीन में इजराइल की जंग दूसरे साल में दाखिल हो चुकी है। बेरूत पर लगातार हुए हवाई हमले के बाद सीज फायर की अपील की आवाज और तेज हो गई है। साउथ लेबनान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर सैनिकों को भी इजरायली सैनिकों की गोलाबारी का सामना करना पड़ा है। उधर गजा जंग को खत्म करने के लगातार अपीलों के बावजूद नॉर्दर्न गजा में जबालिया कैंप पर नए हमले हो रहे हैं, जबकि ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की इजरायली तैयारी पर भी उसके एसोसिएट देश उसे रिस्ट्रेंट यानी संयम यानी सब्र बरतने की सलाह दे रहे हैं। पिछले हफ्ते ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल की जंग को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बढ़ गया है और अमेरिका सीज फायर पर जोर दे रहा है। इजराइल के खिलाफ हमले की जेनरलिटी, तीखापन और इजरायली सोसाइटी और उसके सेंस ऑफ सिक्योरिटी पर इसके असर का मतलब है कि यह जंग हाल की किसी भी जंग से अलग होने जा रही है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल को अरबों डॉलर के हथियार दे रहा है, लेकिन फिलिस्तीन में नागरिक यानी सिविलियन मौतें और मुश्किलों ने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया है। अमेरिकी हथियारों से जनसंहार और तबाही कर रहा है इजराइल, पर अमेरिका पाबंदी लगा रहा है ईरान पर। इस रीजन में अमेरिका के क्रिटिक्स के लिए यह चौंकाने वाली बात है कि खुद अमेरिका से सबसे ज्यादा ग्रांट पाने वाले पर भी सुपर पावर का एक भी नहीं चल पा रहा है। अप्रैल में जब इजराइल पर ईरानी हमला हुआ था तो मिसाइलों को मार गिराने में अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तैनात थे। यह दिखाता है कि इजराइल की सिक्योरिटी का इसके सबसे बड़े सहयोगी के लिए क्या मतलब है। इसी साल गर्मियों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग को बढ़ाने का ऑप्शन चुना और यह बिना अमेरिका से मंजूरी लिए बिना नहीं हुआ होगा। इजराइल के सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नेतन्याहू ने अपने 20 सालों के तजुर्बे से सीखा है कि अमेरिकी दबाव को भले ही नजरअंदाज ना करें, लेकिन उसे झेल सकते हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि खासकर चुनावी साल में अमेरिका ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो उन्हें अपने रास्ते से अलग हटने को मजबूर करे, और ऐसा वो किसी भी हालात में मानते हैं। जब हालिया कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो यह मानना गलत होगा कि नेतन्याहू इजराइल की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से अलग होकर काम कर रहे हैं। अगर कुछ दबाव है तो यह है कि वो हिजबुल्लाह के ही नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ भी जबरदस्त हमला करें। पिछले महीने जब अमेरिका और फ्रांस ने लेबनान को लेकर सीज फायर का प्रपोजल आगे बढ़ाया था तो इस 21 दिन के सीज फायर का सबसे बड़ा विरोध ऑपोजिशन की तरफ से हुआ था, और इसमें इजराइल के मेन लेफ्टिस्ट फैक्शन और राइटिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं। अभी इजराइल अपनी जंग को जारी रखने पर तुला हुआ है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो महसूस करता है कि वो इंटरनेशनल दबाव के सामने टिका रह सकता है, बल्कि सालों से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में गलीली में हमला करने का मकसद तय कर रखा है। इस इलाके में फौजी कैंपिंग को लेकर खींची गई रेड लाइन का परसेप्शन अब खत्म हो गया है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जो ऑल आउट वॉर को भड़का सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पर तेहरान, बेरूत, तेल अवीव और जेरूसलम पर बॉम्ब और मिसाइलों की बारिश। इजराइल ने हमास के चीफ की हत्या कर दी जब वो तेहरान में ईरान के मेहमान थे। उसने हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। उसने सीरिया में डिप्लोमेटिक इमारत में मौजूद ईरान के सीनियर ऑफिसर्स की हत्या कर दी। हिजबुल्लाह अब तक 9000 मिसाइलें इजराइल के शहरों पर दाग चुका है, जिसमें रॉकेट्स और ड्रोन भी शामिल हैं, और तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला बोला है। यमन के हुतीज ने भी इजरायली शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी हैं। उन्हें इजरायली सेना ने तब इंटरसेप्ट किया जब वो सेंट्रल इजराइल के आसमान में दाखिल हुई। पिछले 6 महीनों में ईरान ने एक नहीं बल्कि 2 बार इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करे हैं। इन 2 हमलों में उसने 500 ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने लेबनान पर जमीनी हमला बोल दिया है। पास में ऐसा हुआ होता तो उसमें से कोई भी वारदात वाइड स्प्रेड रीजनल वॉर की शक्ल ले सकती थी, लेकिन अब देखना होगा कि पास्ट में आमतौर पर एहतियात बरतने और जोखिम टालने वाले ईरानी लीडरशिप का अगला कदम क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।